welcome to Get Academy Plus. So today we are going to continue our discussion on the test on induction machine. In the last lecture we discussed about the different tests which were conducted on induction machine to identify or to find out the different equivalent circuit parameters of that particular machine. In this particular lecture we will see that how we can compute all those parameters if we have conducted the no load test, block rotor test and stator resistance test on induction machine. For that particular purpose I have taken the example. Let's start with this example. देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, और 10 किलोवाट 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन. सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने क्या बोला, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन बोला है. डेल्टा कनेक्टेड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स. इज आस्किंग अस दैट नो लोड टेस्ट इट इज कंडक्टेड ऑन इंडक्शन मशीन एट द रेटेड वोल्टेज, और उसका डेटा जो दिया है वो दिया अपन के पास 400 वोल्ट 8 एम्पियर 250 वॉट्स नो लोड पावर. देन वो बोल रहा है कि ब्लॉक रोटर टेस्ट गेव अस द डेटा ऑफ 90 वोल्ट 35 एम्पियर 1350 वोल्ट. ठीक है, आगे बोल रहा है कि द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग पर फेस मेजर्ड इमीडिएटली आफ्टर द ब्लॉक रोटर टेस्ट इज 0.6 ओम. डीसी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 0.6 ओम दिया. कैलकुलेट द नो लोड कांस्टेंट लॉसेस एंड इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स. एंड व्हाट इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर करना आपको पता होना चाहिए. उसने बोला डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन. जैसे भी आपको पता चला डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन, इट मींस VL इज इक्वल्स टू V फेज एंड IL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज. समझ में आएगा. उसके बाद उसने बोला स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. इसका मतलब यहाँ पे स्लिप रिंग्स वगैरह उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, उससे रिलेवेंट कुछ लॉसेस वगैरह पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे उसका कोई सवाल नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद ये उसने 2 टेस्ट दिए. उसके बाद उसने स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट दिए व्हेन द स्टेटर इज कनेक्टेड इन डेल्टा, उस पर्टिकुलर केस के लिए. तो आपको अगर याद आ रहा है तो देखिए मैंने जब रेजिस्टेंसेस के वैल्यू पर फेज रेजिस्टेंसेस ऑफ स्टेटर फेजेस व्हेन योर मशीन इज कनेक्टेड इन डेल्टा और व्हेन इट इज कनेक्टेड इन स्टेटर स्टार, उसके लिए मैंने आपको बताया था. देखिए जो रेजिस्टेंस था आपके पास फॉर स्टेटर कनेक्टेड इन डेल्टा, उसका वैल्यू आया था 1.5 मल्टीप्लाई बाय RDC. दिस इज फॉर व्हाट, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन. फॉर व्हाट, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर, डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के लिए. देन जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया था दैट वाज फॉर RDC/2 फॉर स्टार कनेक्टेड स्टेटर. आपको अगर याद आ रहा है तो स्टार कनेक्टेड स्टेटर ऐसा मैंने आपको लिख के दिया था, याद है, स्टार कनेक्टेड स्टेटर. ठीक है, आप में से अगर कुछ लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं तो भाई मैं चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली उस लेक्चर को फॉलो करें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इन डिटेल ये सब कुछ बताया कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा. उसके बाद स्किन इफेक्ट के बारे में यहाँ पे उसने कुछ मेंशन किया है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है. उसने 1.2 बोला है, टेक द इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट एज 1.2. मैंने बोला भी था उस टाइम पे जब समझा तो लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपके पास जब AC रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसके लिए जो स्किन इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है उसको कंसिडर करके आपको उसका AC रेजिस्टेंस के वैल्यू को बताना होता है. तो उसमें उसने बोला है कि जो R का वैल्यू आएगा स्टेटर पर फेज रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कंडक्टेड ऑन द DC टेस्ट, तो उसका वैल्यू आएगा, उसको आपको उनको 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समझ में आएगा. तो देखिए मैंने क्या किया ना, और डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर के लिए ये बता देता हूँ आपको, चाहे तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा नहीं है तो उसके लिए मैंने डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर लिया है. कैसा डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर लिया है, सप्लाई कैसा DC आपके पास सप्लाई अगर DC है तो उसमें जो रिएक्टेंसेस होंगे ये वाले पर्टिकुलर फेजेस में वाइंडिंग के, XL इज इक्वल्स टू 2 पाई FL. तो F क्या हो जाएगा आपके पास 0, क्योंकि DC सप्लाई. इसके लिए XL का वैल्यू कितना बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0 ओम. तो इसमें सिर्फ ये जो वाइंडिंग्स है उसमें क्या बचेंगे, रेजिस्टेंस बचेंगे. क्या बचेंगे, रेजिस्टेंस. अगर आप इस वाइंडिंग को थोड़ा अच्छे से देखो डेल्टा कनेक्शन को स्टेटर के, तो देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी व्हाट 0 एम्पीयर करंट फ्लो होगी. कितनी करंट फ्लो होगी यहाँ से 0 एम्पीयर. अगर यहाँ से 0 एम्पीयर फ्लो रही तो देखिए अगर सप्लाई से जो भी करंट आ रही है वो इस टाइप से आ रही है, सप्लाई से करंट इस टाइप से आ रही है, फिर इधर कुछ पार्ट जा रहा है इस करंट का, फिर इधर कुछ जा रहा है. ये देखिए ये करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है, सेम करंट देखिए इस टाइप से फ्लो होने वाली है, क्योंकि इधर तो जाने नहीं वाला है, 0 एम्पीयर है, तो बेटा ऑब्वियस है कि जो भी करंट इधर से आएगी इसमें चली जाएगी. इसका मतलब दोनों कैसे है, सीरीज में, और एक कैसे है उसका पैरेलल में, क्योंकि देख सकते हैं कि आप इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही वाइंडिंग है और ये क्या होगा उनका एंडिंग पॉइंट, दोनों पैरेलल में सेम है. तो इसका मतलब क्या, और दोनों के अक्रॉस की वोल्टेज भी कैसे होगी, दोनों अगर पैरेलल में तो दोनों के अक्रॉस की वोल्टेज सेम ही होगी. ठीक है, इस टाइप से. तो आप उसको डायरेक्टली रेजिस्टेंस उसके रिप्लेस कर दो, क्योंकि उसमें रिएक्टेंस का इफेक्ट तो 0 हो चुका है. सो दिस एंड दिस इज द रेजिस्टेंस. ठीक है, इस टाइप से. यहाँ पे आपके पास सप्लाई कैसी है, VDC सप्लाई DC वोल्टेज है. सो दिस इज VDC. मैं वॉट मीटर वगैरह दिखा नहीं रहा हूँ, सॉरी वोल्ट मीटर वगैरह, तो डायरेक्ट आप उसका वैल्यू लिखोगे. दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज रेजिस्टेंस R और R. आप देख सकते हो बेटा ये R और R दोनों सीरीज में, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस R. तो जो VDC अपॉन IDC का जो रीडिंग आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RDC
RDC will be equals to R equivalent and R equivalent will be equals to, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज 2R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 3R, तो ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो DC रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा RDC इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। तो R का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय RDC इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट RDC, इस टाइप से रहने वाला है। तो देखिए जो रोटर का जो स्टेटर का जो रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू कितना है, R इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ व्हाट RDC, ठीक है, इस टाइप से। अब ये जो R है क्या है, दिस R इज इक्वल्स टू स्टेटर वाइंडिंग पर फेज रेजिस्टेंस, लेकिन ये कौन सा होगा, DC रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आप DC रेजिस्टेंस टेस्ट कंडक्ट करा के आप उसका वैल्यू फाइंड कर रहे हो, ठीक है। सो R का जो वैल्यू होगा दिस विल बी स्टेटर वाइंडिंग पर फेज DC रेजिस्टेंस, क्या होगा, पर फेज DC रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब उसने आपको R का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया, R का वैल्यू दिया, तो कितना दिया है उसने बोला है कि 0.6 ओम बोला है, कितना बोला है, 0.6 ओम बोला है। सो R का वैल्यू अगर उसने 0.6 ओम दिया है तो RAC का वैल्यू क्या आ जाएगा, RAC देखिए मैंने उस टाइम पे भी आपको समझाया था कि जो स्क्रीन इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, RAC विल बी इक्वल्स टू X टाइम्स ऑफ व्हाट R, ये R कौन सा होगा, RDC, बट व्हाट इट विल बी स्टेटर पर फेज रेजिस्टेंस, ठीक है, पर फेज रेजिस्टेंस ऑन DC टेस्ट। सो ये रहेगा आपके पास 1.2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस विल बी 0.6, इसका जो इफेक्ट आएगा 12 6 78, तो 0.78 आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये आपने डायरेक्टली 1.2 कैसे कंसिडर कर लिया, कंसिडर द 1.2 ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ व्हाट, स्किन इफेक्ट, उसने वैसा बोला है, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं बोल दिया बाद में, ठीक है। सो कंसिडर 1.2 is due to the effect of skin effect, स्किन इफेक्ट की वजह से उसका जो फैक्टर है उसका वैल्यू कितना है, 1.2 ओम है, सॉरी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास 0.78। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, AC रेजिस्टेंस आ जाएगा, स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या जो स्टेटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ मैं, जो स्टेटर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें स्टेटर स्क्वायर लॉसेस होंगे, बिल्कुल सही है, नो लोड टेस्ट पे, क्योंकि आप जब स्टेटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो तो स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट में आप उसमें देखोगे, तो मैंने जो आपको इसके पहले लिख के दिया था, आप उसमें चाहे तो पिछले लेक्चर में जाकर समझ भी सकते हो उसको। तो जो नो लोड पे पावर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, स्टेटर कॉपर लॉसेस प्लस स्टेटर कोर लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस प्लस व्हाट, मैकेनिकल लॉसेस। तो नो लोड पावर दी आपके पास 250 वाट इज इक्वल्स टू स्टेटर कॉपर लॉसेस, कैसे लिखोगे, स्टेटर कॉपर लॉसेस विल बी 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1, बिल्कुल सही, R1 विल बी AC रेजिस्टेंस, सो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय I1 क्या है, अभी मोटर कैसा आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा की वजह से और डेल्टा कनेक्टेड टेस्ट में उसने जो डेल्टा कनेक्टेड के केस में उसने जो नो लोड पे करंट दिया वो 8 एम्पियर दिया, हाँ, तो ये रहेगा आपके पास 8/√3, दिस विल बी व्हाट 8/√3, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस इज 0.78, बिल्कुल सही है, कितना 0.78, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 64 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.78, तो प्लस व्हाट प्लस ये कांस्टेंट लॉसेस में उसको बोल देता हूँ डायरेक्टली, कांस्टेंट लॉस, और ये रहेगा आपके पास 250, तो कांस्टेंट लॉस जो रहेगा उसका जो वैल्यू आएगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 250 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 0.78, ये आ जाएगा आपके पास 200.08 वाट, ये आ जाएंगे आपके पास के कांस्टेंट लॉसेस, ये क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट लॉसेस आ जाएंगे। भाई आपके पास अभी कांस्टेंट लॉसेस आगे जो उसने पूछा था, नो लोड कांस्टेंट लॉसेस, नो लोड पे जो लॉसेस कांस्टेंट होते हैं उसमें कोर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस ही होते हैं, रोटेशनल लॉसेस, ठीक है। अब उसने जो बोला बाकी इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर के बारे में उसने बोला, आप इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर कैसे फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपके पास उसने जो डेटा दिया उसमें ब्लॉक रोटर टेस्ट दिया, नो लोड टेस्ट दिया, ठीक है। फ्रॉम नो लोड टेस्ट से पहले मैं फाइंड करता हूँ उसको, सो फ्रॉम नो लोड टेस्ट डेटा, हेंस फ्रॉम नो लोड टेस्ट डेटा, नो लोड टेस्ट डेटा 400 volt 8 एम्पियर एंड 250 वाट, यहाँ से जो नो लोड टेस्ट पे जो आपके पास डेटा आया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोज मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूँगा, नो लोड इम्पिडेंस फाइंड करूँगा, तो N
नो लोड इम्पिडेंस विल बी इक्वल्स टू ZL विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पर फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय व्हाट, पर फेज करंट। ठीक है, पर फेज का देखना है अपन को। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 400 डेल्टा कनेक्टेड, तो उसमें V1 V फेज दोनों सेम होंगे, डिवाइडेड बाय 8/√3, क्योंकि ये जो डेटा दिया आपके पास 3 फेज के लिए दिया होता है। तो ZNL का जो वैल्यू आएगा आपके पास, दिस विल बी 86.6 ओम। कितना, दिस इज नथिंग बट 86.6 ओम। ये आ रहा है किसका वैल्यू, ZNL का वैल्यू आ रहा है आपके पास, नो लोड इम्पिडेंस का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो तो देखिए इसको मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ, या पावर से क्या लिखा जाएगा, पावर P इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, R। बिल्कुल सही है, तो दिस विल बिकम 250 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय I1 का वैल्यू क्या होगा, 8/√3 मल्टीप्लाई बाय R। तो ये कैंसल, ये कैंसल, तो R का जो वैल्यू बनेगा दैट विल बी 250 डिवाइडेड बाय 64। इसका जो वैल्यू आएगा आपके पास दैट विल बी 250 डिवाइडेड बाय 64, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3.90625, 3.9062 ओहम। ये आएगा आपके पास क्या, रेजिस्टेंस। ये क्या आएगा आपके पास, रेजिस्टेंस। देखिए आपके पास ये नो लोड रेजिस्टेंस होगा, लेकिन नो लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू, नो लोड इंपीडेंस का वैल्यू, तो आप आराम से यहाँ से क्या पता कर सकते हो, नो लोड रिएक्टेंस पता कर सकते हो। सो नो लोड रिएक्टेंस देखिए आपके पास क्या आने वाला है, तो ZNL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RNL का स्क्वायर प्लस XNL का स्क्वायर। ठीक है, तो RXNL मुझे चाहिए, तो XNL इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ZNL का स्क्वायर माइनस RNL का स्क्वायर। ZNL का वैल्यू कितना दिया, 86.6 ओम, 86.6 इसका स्क्वायर माइनस 3.9062 इसका स्क्वायर। ये जो आएगा आपके पास, दिस विल बी 86.511 ओम। दिस इज नथिंग बट नो लोड रिएक्टेंस। ठीक है, नो लोड पे जो टोटल रिएक्टेंस ऑफर होगा वो आएगा आपके पास कितना, 86.511। अब नो लोड रिएक्टेंस की अगर बात की जाए तो नो लोड रिएक्टेंस में क्या क्या आता है, XM और X क्या 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 आ जाएगा उसमें। इसमें जो आएगा टोटल नो लोड रिएक्टेंस दैट विल बी, हाँ देखा जाए तो देखिए इसमें किस टाइप से आ जाएगा आपके पास, जो नो लोड पे जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी, ठीक है, तो दिस इज J टाइम्स ऑफ X1, दिस इज JXM। ठीक है, दिस इज R1, इस टाइप से। ठीक है, तो X1 प्लस XM इज इक्वल्स टू 86.511। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन याद रखना, क्योंकि जब मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट जब कंडक्ट कराऊंगा तो उससे मुझे बहुत सारे डेटा पता चल जाएगा। तो X1 का वैल्यू मुझे पता चल गया, तो वहाँ से मैं XM का वैल्यू पता कर लूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है शंट रेजिस्टेंस का, तो उसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ से मुझे एक बात पता चल गई। अब मैं क्या ना कि देखिए उसका डेटा अब मैं यहाँ पे यूज़ करके मैं ब्लॉक रोटर टेस्ट से बहुत सारे डेटा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी निकालता हूँ। ठीक है, आई होप कि शायद आपने लिख लिया होगा। ठीक है, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट अब देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं डिटरमाइन करूँगा। फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, क्या है ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा, 490 वोल्ट 35 एम्पियर 1350 वाट। इस टाइप से आपके पास है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ सर्किट का। क्या टोटल रेजिस्टेंस आपको अगर याद होगा तो देखिए फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट, मतलब कि जब अपन ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट कराते थे तो ये इस टाइप से आता था, रिएक्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रिएक्टेंस इन शॉर्ट सर्किटेड रोटर, इस टाइप से। दिस इज J टाइम्स ऑफ X2, दिस इज R2 बाय S। और ब्लॉक रोटर टेस्ट है तो अभी ऐसे कि उसमें S का वैल्यू कितना होगा 1, तो मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। और ये सारे पैरामीटर कैसे रेफर टू द स्टेटर साइड है। ठीक है, रेफर टू द स्टेटर साइड है। दिस इज J टाइम्स ऑफ X1 एंड दिस इज व्हाट R1। यहाँ से आपके पास जाएगी शॉर्ट सर्किट करंट या ब्लॉक रोटर करंट, इस टाइप से।
ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए जो मैं डायरेक्टली क्या निकालता हूँ, जो आपके पास PBL है दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2 इस टाइप से रहने वाला है। तो PBL मतलब ब्लॉक रोटर टेस्ट पावर कितना है 1350 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 35 बाय रूट 3 आ जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय R1, ठीक है। R2 प्लस R1 का तो वैल्यू अपन को पता है 0.78 ओम, स्टेटर रेजिस्टेंस का वैल्यू तो अपन निकाले है ना ब्लॉक रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट से, उसका वैल्यू कितना दिया है, दिस इज गिवन अस 0.78 ओम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस 0.78 इज इक्वल्स टू व्हाट R2 इज इक्वल्स टू व्हाट R2। तो यहाँ से जो R2 का वैल्यू आएगा आपके पास, R2 का वैल्यू जो बनेगा आपके पास देखिए किस टाइप से बनने वाला है। तो (0.322 ओम, फिर से एक बार चाहे तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। 1350 (0.322 ओम, दिस इज 0.322 ओम, ये आएगा रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू। किसका वैल्यू आएगा भाई, रोटर रेजिस्टेंस। तो टोटल R इक्विवेलेंट अगर मैं बात करूँ, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस व्हाट R2, दिस इज इक्वल्स टू 0.78 प्लस व्हाट 0.322। तो इसका जो वैल्यू बनेगा आपके पास डबल प्लस 0.78, ये आ जाएगा 1.102, दिस विल बिकम व्हाट 1.102 ओम, ये आ जाएगा मेरे पास क्या R इक्विवेलेंट। और ये कैसा है मेरे पास, दिस इज अ ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस RBR इज इक्वल्स टू 1.102 ओम, इस टाइप से आ जाएगा। तो देखिए अभी ब्लॉक रोटर टेस्ट का जो डेटा है अपने पास, वहाँ से अपन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट डेटा। देखिए उसने अपन को जो वोल्टेज दी मेरे हिसाब से 90 वोल्ट 35 एम्पियर एंड 1350 वॉट, बिल्कुल सही है। सो 90 वोल्ट अपनी सप्लाई वोल्टेज थी, उसके बाद 35 एम्पियर आपके पास लाइन करंट रही है और 1350 वॉट ये आपके पास ब्लॉक रोटर पावर है, दिस हैज बीन द इनपुट पावर फॉर दिस पर्टिकुलर मशीन अंडर द ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसमें दो अलग अलग अप्रॉक्सीमेशन बन सकते हैं। अब मैं पहले सॉल्व करके देता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा क्योंकि दो अलग अलग केसेस में किस टाइप से क्वेश्चन बनने वाला है, देखना आप लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए जो ब्लॉक रोटर पावर दिया है तो वहाँ से मैं क्या कहना है ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ और ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से मेरी बहुत सारी जर्नी आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, तो आपके पास ब्लॉक रोटर पावर है PBL इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I स्क्वायर I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RB ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस, इस टाइप से सही बेटा। अब मैंने उसको रेफर टू प्राइमरी सेट कर लिया इसके लिए ऐसा। तो ये जो रहा आपके पास ये कितना रहा है 1350 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय √3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट रोटर रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस तो निकालना है अपन को ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस। सो RBR इसका वैल्यू देख लेते हैं, ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1350 डिवाइडेड बाय 35 का स्क्वायर, दिस विल बी 1.1020 ओम, ये रहेगा आपके पास ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस। क्या रहेगा, ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मैं बात करूँ तो ब्लॉक रोटर इंपेडेंस क्या आ जाएगा, ब्लॉक रोटर इंपेडेंस ZBR इज इक्वल्स टू VBR डिवाइडेड बाय व्हाट IBR, एंड बहुत कैसे होंगे बेटा परफेज होंगे, दोनों कैसे होंगे परफेज होंगे। बात चल रही है डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मशीन में की, तो ऑब्वियस उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों सेम ही रहेंगे। तो लाइन वोल्टेज जो दी आपके पास दिस विल बी फेज वोल्टेज एंड ब्लॉक रोटर करंट कितने रहेंगे 35 और उसका √3 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास इस टाइप से। तो 90 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 35 ये बनेगा आपके पास 4.4538 ओम, ठीक है। ZBR इज इक्वल्स टू 4.4538 ओम, ठीक है। इस टाइप से आपके पास RBR आ गया, ZBR आ गया, तो XBR का भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस विच विल बी इक्वल्स टू
जेड बी आर का स्क्वायर माइनस व्हाट एक्स बी आर का स्क्वायर, आर बी आर का स्क्वायर, आर बी आर का स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। अब एक्स बी आर की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखिए एक्स बी आर का वैल्यू क्या आने वाला है, एक्स बी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड बी आर का वैल्यू कितना बेटा, दिस इज 4.4538 इसका स्क्वायर माइनस 1.1020 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स बी आर का वैल्यू देखूँ, ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस का वैल्यू कितना आने वाला है, दिस इज स्क्वायर माइनस 1.1020 इसका स्क्वायर 4.3153 ओम, दिस इज व्हाट ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस, ठीक है। ये रहा आपके पास क्या ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस। इस टाइप से आपके पास आरबीआर का वैल्यू गया, एक्सबीआर का वैल्यू आ गया और जेडबीआर का भी वैल्यू आ गया। और मैंने बोला था उस टाइम पे, अगर आपको याद आ रहा है तो कहता ना कि इसमें जब मैं उसको इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूँ तो देखिए एक्सएम और x1 प्लस x2 इसकी बात करूँ तो इसको मैंने क्या बोला था, दिस इज x1 इज इक्वल्स टू x2, अगर इसको मैं मान लूँ तो दिस विल बिकम व्हाट xbr/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4.3153 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। और इसका अगर मैं वैल्यू देखूँ तो इसका वैल्यू बेटा कितना आने वाला है, इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4.3153 divided by 2, this is 2.157, this is what 2.157 ओम। तो x1 और x2 के वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, इसके वैल्यूज आपके पास आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे ना दो चीजें कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे एक्सएम का वैल्यू कंसिडर कर लिया, किसको एक्सएम का वैल्यू कंसिडर कर लिया, बट अगर उसने बोला होता ना कि क्या ब्लॉक रोटर टेस्ट में उसने एक्सएम को निगलेक्ट कर दिया तो एनालिसिस थोड़ा अलग बदल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने वहाँ पे कंसिडर किया, नोलो टेस्ट में तो नो डाउट वो तो आना ही आना है, क्योंकि अगर वो नहीं रहता मतलब भी क्या बनेगा आपका, एक्सएम को नोलो टेस्ट में तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ब्लॉक रोटर टेस्ट में निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर निगलेक्ट कर दिया तो देखिए रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, और निगलेक्ट नहीं किया तो रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा। दोनों केसेस में उसको बहुत मतलब गजब एनालिसिस होने वाला है, मैं बताऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए अगर मैं एक्सएम के बारे में बात करूं तो x1 प्लस व्हाट एक्सएम इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, उसका वैल्यू कितना आया था 86.51 ओम आया था, बिल्कुल सही है। सो दिस इज 86.51, तो x1 का वैल्यू था 2.157 प्लस व्हाट एक्सएम, दिस इज इक्वल्स टू 86.51। तो आपके पास जो एक्सएम का वैल्यू आने वाला है वो है आपके पास 86.51 माइनस दिस 84.35, कितना, दिस इज 84.35 2 ओम, इस टाइप से आ रहा है आपके पास क्या एक्सएम का वैल्यू। अब आपको एक बात याद रखना चाहिए, क्या सपोज अगर मैं जब ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट करा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लॉक रोटर टेस्ट जब कंडक्ट की जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ब्लॉक रोटर टेस्ट कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्या होता है, उसका सर्किट होता है, मैं एक्सएम की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, इस टाइप से उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है, इस टाइप से। और मैं दो तरीके से उसका एनालिसिस कर रहा हूँ, दिस इज R2 डैश एंड दिस इज व्हाट X2 डैश। सपोज अगर मैं सपोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज अगर मैं एक्सएम को निगलेक्ट कर दूं अंडर ब्लॉक रोटर टेस्ट, सपोज इफ माय एक्सएम इज नेग्लेक्टेड अंडर द ब्लॉक रोटर टेस्ट, देन द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी व्हाट, इक्विवेलेंट सर्किट द सिंपल सीरीज सर्किट बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, सिंपल सीरीज सर्किट बन जाएगा। This is R1, this is what X1, this is what R2 and this is what X2, इस टाइप से रहा है, इस टाइप से रहा है आपके पास ये सर्किट, बिल्कुल सही। दिस इज J टाइम्स ऑफ X2, दिस इज R2 डैश J टाइम्स ऑफ X2 डैश, दिस इज व्हाट J टाइम्स ऑफ X1 डैश एंड दिस इज व्हाट R1 डैश, इस टाइप से रहा है। तो आपको इसमें क्या पता करना है, आपको बेटा इसमें बस इतना ही पता करना है कि अगर मैं एक्सएम को अगर मैं निगलेक्ट कर दिया, सपोज इस एक्सएम अगर निगलेक्ट हो गया, तो इसमें देखिए मेरे पास जो RBR जो आएगा ना, RBR विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इस टाइप से आएगा, और जो XBR आएगा मेरे पास वो आएगा मेरे पास X1 प्लस X2, इस टाइप से आने वाला है, बिल्कुल सही है। अगर मैं एक्सएम को निगलेक्ट कर दूं तो तब की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए नो लोड पे जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होती है ना, उसमें क्या होता है ना, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा और एक्सएम का वैल्यू देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्सएम का वैल्यू भी ज्यादा होता है, तो करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट इंपीडेंस पाथ, तो इसका इंपीडेंस कम है इन कंपैरिजन टू दिस वन, इसके लिए ज्यादा करंट इसमें चले जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। इसके लिए अपन जब भी उसका एनालिसिस करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट में, तो एक्सएम को अपन क्या है ना निगलेक्ट कर देते हैं, एक्सएम को क्या करते हैं निगलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सपोज उसने एक्सएम को भी कंसिडर करके पूछा है कि अंडर ब्लॉक रोटर टेस्ट अगर आपने एक्सएम को कंसिडर कर लिया तो तब क्या एनालिसिस आएगा उसका, तब क्या एनालिसिस आएगा। अगर देखिए यहां से आपके पास X1 X2 का वैल्यूज आपको पता चल गया, बिल्कुल सही है,
x1 x2 का वैल्यू पता चल गई, वहां से आपको xm का वैल्यू पता चल गया, बिल्कुल सही है। r1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, rr का वैल्यू कैसे पता चलोगे, या r2 का वैल्यू कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे R2 का वैल्यू? R2 का वैल्यू क्या है भाई, देखना आपके पास RBR का वैल्यू कितना है, RBR आया 1.1020 माइनस कितना कर दीजिएगा 0.78, मतलब RAC इज इक्वल टू व्हाट R1, ठीक है, उसको ऐसा कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको आराम से R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू पता चल जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस। लेकिन ये कब, जब मैंने XM को निग्लेक्ट कर दिया अंडर ब्लॉक रोटर टेस्ट के, तब की केस चल रही है। सपोज अगर मैं उसको निग्लेक्ट किया ही नहीं तब क्या करोगे, पूरा एनालिसिस बदल जाएगा बेटा, एनालिसिस अब पूरा अलग हो जाएगा। अब कैसा बनेगा देखिए, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मुझे लगता है शायद आपने उसको इतना लिख लिया होगा, फिर मैं यहाँ पे उसका एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि एनालिसिस थोड़ा लंबा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगी आपके पास, अभी जो बनने वाली इक्विवेलेंट सर्किट, दिस विल बी दिस काइंड ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब देखना इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसका एनालिसिस किस स्टेप से होने वाला है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, क्योंकि देखना कि बहुत सारे बुक्स में वो लोग डायरेक्टली कंसिडर नहीं करेंगे उसको, ठीक है, कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सएम का वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं तो तब की बात कर रहा हूं ना कि उसको अगर निग्लेक्ट नहीं किया है तब, अगर सपोज उसने एग्जाम में ऐसा कुछ बोल दिया तो क्या करोगे, फिर आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। देखिए बेटा, अब क्या करने वाले हो यहाँ पे, सिंपल देखिए, वो वाला जो इक्विवेलेंट सर्किट है मैं उसको फिर से एक बार निकालता हूँ चाहे तो। यहाँ पे दिस इज R1, दिस इज X1, दिस इज व्हाट, दिस इज XM एंड दिस इज R2 एंड व्हाट X2, ठीक है, दिस इज R2, दिस इज J टाइम्स ऑफ X2, ठीक है, इस टाइप से, सॉरी एक्चुअली दिस इज R1 J टाइम्स ऑफ XM, दिस इज व्हाट J XM, इस टाइप से है। अब आपको क्या ना उसका एनालिसिस करना है, बस यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ही करना है, बाकी कुछ नहीं। कुछ अप्रोक्सीमेशंस होंगे, कुछ अजम्पशंस है जिनको मैं कंसिडर करूंगा और उसको कंसिडर करके मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा दैट विल बी इन सीरीज विद दिस वन, और यहाँ से मुझे जो भी कुछ इंपीडेंस मिलेगा दैट विल बी व्हाट ZBR मिलेगा, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट RBR प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ XBR, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब मैं इसको निग्लेक्ट कर दूंगा तो आपके पास एक सिंपल सीरीज सर्किट बन जाती है, तो वहाँ पे जो RBR का वैल्यू आता है, यहाँ पे जो मैंने बोला था वही X1 RBR विल बी R1 प्लस R2 एंड XBR विल बी इक्वल्स टू X1 प्लस X2, इस टाइप से आने वाला था। लेकिन यहाँ पे अगर सपोज उसने XM को अगर निग्लेक्ट नहीं किया तो एनालिसिस अलग है, उसका एनालिसिस चल रहा है। देखिए कैसे होगा, R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X1 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X2 प्लस J टाइम्स ऑफ XM, ठीक है। आपको क्या करना है, RBR अलग करके देना और XBR अलग करके देना है, क्योंकि क्या है ना आपके पास फिर आप इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट उनको इंडिविजुअली क्या कर पाओगे, इंडिविजुअली आप उनको कंपेयर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं फिलहाल अभी तक, तो देखिए आप उसको कैसे करोगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 प्लस J टाइम्स ऑफ XM R2 प्लस व्हाट प्लस मतलब ये माइनस हो जाएगा X2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल XM डिवाइडेड बाय R2 प्लस J टाइम्स ऑफ X2 प्लस व्हाट XM, इस टाइप से आने वाला है। अब आप उसको रैशनलाइज कर दीजिएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसके कॉन्जुगेट से, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1 प्लस व्हाट, ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा J टाइम्स ऑफ XM मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R2 X2 मल्टीप्लाई बाय XM, ठीक है। एंड जब ये नीचे उसको मल्टीप्लाई करेगा तो डायरेक्टली उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं उसको ज़्यादा लिखने के लिए ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसके कॉन्जुगेट से, तो बन जाएगा R2 माइनस एक्चुअली J टाइम्स ऑफ X2 प्लस XM, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो दिस विल बिकम R1 प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ X1 प्लस दिस विल बिकम J टाइम्स ऑफ XM इंटू R2 स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम XM इंटू R2 इंटू X2 प्लस XM इंटू व्हाट X2 प्लस XM माइनस, ये अभी माइनस हो जाएगा X2 XM इंटू R2
ठीक है। फिर माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम प्लस j एंड दिस विल बिकम x2 मल्टीप्लाई बाय x1 xm एंड दिस विल बी x2 प्लस व्हाट xm। इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। फिर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रख रहा हूँ मैं, दिस विल बिकम r2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 प्लस व्हाट xm का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 प्लस xm का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं अगर उसको आगे सॉल्व करूँ तो दिस विल बिकम r1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ x1 प्लस, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाली टर्म नजर आ रही है आपको, देखिए xm r2 मल्टीप्लाई बाय x2, दिस विल बी x2, बिल्कुल सही है, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ठीक है। फिर मैं उसको एक्सपांड कर देता हूँ, दिस विल बी j टाइम्स ऑफ xm मल्टीप्लाई बाय r2 का स्क्वायर प्लस xm r2 x2 प्लस व्हाट xm का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2 माइनस xm x2 r2 प्लस व्हाट j इंटू x2 xm x2 प्लस व्हाट xm, इस टाइप से डिवाइडेड बाय व्हाट r2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 प्लस xm इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है और ये वाला टर्म भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये टर्म अगर कैंसिल हो रहे हैं तो आगे देखिए क्या क्या हो सकता है। फिर तो मैं क्या करता हूँ ना, देखिए ये जो x2 प्लस xm है ना, मतलब यहाँ पे भी है, तो इतनी बड़ी टर्म लिखने से बेहतर है कि मैं इसको देखिए क्या लिखता हूँ, लेट उसको, ठीक है, मैं स्मॉल x ऐसा लिख रहा हूँ ना, x2 प्लस xm इज इक्वल्स टू कैपिटल x2 लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, कैपिटल x2, ठीक है। तो थोड़ा आसान हो जाएगा इक्वेशन, दिस विल बिकम r1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ x1 प्लस j xm मल्टीप्लाई बाय r2 का स्क्वायर प्लस xm का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r2 प्लस व्हाट j इंटू x2 xm, और इसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल x2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर प्लस व्हाट x2 का स्क्वायर, इस टाइप से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि मतलब और कुछ कैंसिल हो सकता है या कुछ कॉमन निकल सकता है, ऐसा कुछ, तो ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है कि कुछ कॉमन निकल सकता है। तो देखिए मैं इमेजिनरी पार्ट को एक साइड के लिए लेके आ रहा हूँ बेटा, और जो रियल पार्ट है उसको एक साइड के लिए लेके आ रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं अगर ऐसा देखूँ तो ठीक है, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो रियल पार्ट देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम r1 प्लस xm का स्क्वायर r2 मल्टीप्लाई बाय r2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस यहाँ पे एक्चुअली जगह कम पड़ेगी मेरे हिसाब से, j टाइम्स ऑफ x1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ x1 प्लस इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, j कॉमन निकाल ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बन जाएगा xm r2 का स्क्वायर, दिस विल बिकम xm r2 का स्क्वायर प्लस व्हाट प्लस j, दिस विल बिकम x2 xm कैपिटल x2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस r2 का स्क्वायर प्लस व्हाट कैपिटल x2 का स्क्वायर, कैपिटल x2 होगा बेटा, ठीक है, ये कैपिटल x2 होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए x2 है, यहाँ पे r2 भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोज मैं उसको और थोड़ा मॉडिफाई करूँ इस टर्म को, तो देखिए किस टाइप से बनेगा, ये बनेगा r1 प्लस व्हाट xm का स्क्वायर एंड r2 को अगर सपोज मैं कॉमन निकालूँ, किसको सपोज अगर मैं r2 को कॉमन निकाल लूँ, ये कहीं पे मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ा है तो चांसेस है कहीं पे गड़बड़ हो सकती है, xm स्क्वायर वगैरह r2 वगैरह, ठीक है, ये तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है, सही है। तो ऐसा है, तो सपोज अगर मैं x2 को अगर सपोज कॉमन निकालूँ तो r2 अपॉन व्हाट, x2 को अगर सपोज मैं कॉमन x2 स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा r2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस व्हाट 1, इस टाइप से बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, ये इमेजिनरी पार्ट को मैं फिलहाल अभी बस इमेजिनरी लिख रहा हूँ क्योंकि उसका एनालिसिस मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। तो बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ उसको।
तो ये जो बनेगा आपके पास दिस विल बिकम R1 प्लस व्हाट XM का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 डिवाइडेड बाय, देखिए बेटा R2 अपॉन X2 स्क्वायर, मतलब ये X2 क्या है, X2 इज इक्वल्स टू, ये कैपिटल X2 है, ठीक है, ये कैपिटल X2 है, ठीक है। तो स्मॉल ये कैपिटल X2, ये भी X2 लेकिन छोटा वाला X2 है, रोटर रिएक्टेंस है, ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, और रोटर रेजिस्टेंस तो उतना होता नहीं है, तो R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय X2 स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी एक्चुअली इन कंपैरिजन टू द वन दिस विल बी आल्सो वेरी स्मॉल वैल्यू। सो मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, X2 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा X2 का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम RBR, ये क्या बन जाएगा RBR बनेगा। आई होप कि शायद आपको समझ में आओगा, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ नहीं, बस इतना कि आपको कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेना है मैं आपको बता दें, क्योंकि उस एक्सप्रेशन को मुझे छोटा करना था, ठीक है। तो ये आया मेरे पास किसका, एक रियल पार्ट का वैल्यू आया। अब मुझे अगर सपोज उसका इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कहाँ से लेके आऊँगा मैं, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। तो देखिए अगर मैं अभी इमेजिनरी पार्ट का एनालिसिस करूँ यहाँ पे, फॉर इमेजिनरी पार्ट, देखिए इमेजिनरी पार्ट में क्या है, x1 प्लस, ये एक्चुअली सिर्फ इसके लिए, यहाँ सिर्फ इतना पार्ट के लिए डिवाइडेड जो है, सो दिस विल बिकम आउट j टाइम्स ऑफ x1 प्लस j टाइम्स ऑफ xm r2 स्क्वायर प्लस व्हाट स्मॉल x2 xm मल्टीप्लाई बाय कैपिटल X2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल X2 का स्क्वायर, इस टाइप से है। तो दिस विल बिकम j टाइम्स ऑफ x1 प्लस j, xm को अगर सपोज मैं कॉमन निकाल लूँ तो दिस विल बिकम व्हाट R2 का स्क्वायर प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट कैपिटल X2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट कैपिटल X2 का स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। फिर यहाँ से और क्या कॉमन निकल सकता है, सपोज अगर मैं x2 को यहाँ से कॉमन निकाल लूँ और यहाँ से मैं x2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, न्यूमरेटर से मैं x2 को कॉमन निकाल लेता हूँ और डिनोमिनेटर से मैं x2 स्क्वायर को, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम हाँ j टाइम्स ऑफ x1 प्लस व्हाट j टाइम्स ऑफ xm, हाँ x2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो दिस विल बिकम x2 मल्टीप्लाई बाय R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 प्लस व्हाट स्मॉल x2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया जाए तो दिस विल बिकम स्मॉल R2 का स्क्वायर प्लस व्हाट कैपिटल X2 का स्क्वायर प्लस व्हाट 1। ये तो बहुत छोटा नंबर बन जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है। तो अगर इतना छोटा नंबर है तो इसको तो आप डायरेक्टली मतलब ये वाली जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको निगलेक्ट कर दिया था, सेम मैं यहाँ पे भी उसको निगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको निगलेक्ट कर दिया तो, और ये भी क्या है एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट व्हाट कैपिटल X2 है ना, ये कैपिटल X2 ही है, ठीक है। तो कैपिटल X2 का अगर मैं यहाँ से देखिए ये वाले टर्म भी निगलेक्ट किए जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू X2, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 से भी बहुत छोटा होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0.012 ऐसा कुछ तो आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसको भी निगलेक्ट कर देता हूँ मैं और इस टर्म को भी निगलेक्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास j टाइम्स ऑफ x1 प्लस व्हाट, यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम j टाइम्स ऑफ xm मल्टीप्लाई बाय x2 डिवाइडेड बाय व्हाट कैपिटल X2, ये स्मॉल x2 एक्चुअली, ठीक है। तो इसको अगर मैं निकालूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपके पास x1 प्लस xm मल्टीप्लाई बाय x2 डिवाइडेड बाय कैपिटल X2, इस टाइप से। और अगर मैं यहाँ पे उसको पुट करूँ तो देखिए जो मेरे पास जो XBR का वैल्यू आएगा, ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम x1 प्लस xm मल्टीप्लाई बाय व्हाट x2, xm मल्टीप्लाई बाय व्हाट x2 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू क्या होता है, x2 का जो वैल्यू होगा दिस विल बिकम व्हाट x2 प्लस व्हाट xm, इस टाइप से है। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट x1 प्लस x2 पैरेलल व्हाट xm, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट XBR। और अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें तो आपको क्या पता चला होगा, अल्टीमेटली वही है, बस आप क्या किए थे पता है क्या, रेजिस्टेंस का वहाँ पे इफेक्ट कुछ नहीं आ रहा था, और अगर रेजिस्टेंस का इफेक्ट अगर आता तो उस टाइम पे थोड़ा उसका अलग वैल्यू आता, इस टाइप से आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे x1 का वैल्यू अवेलेबल है, x2 का वैल्यू अवेलेबल है, xm का वैल्यू अवेलेबल है, तो आप आराम से XBR निकाल लोगे। लेकिन ये ना थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि याद मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये अगर ऐसा पूछ लिया उसने तो, क्योंकि कुछ बुक्स मिलेगी, शायद आई थिंक PS बिमरा की बुक में दिया होगा मेरे हिसाब से ऐसा एक्सप्रेशन उसमें, ठीक है। तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर सपोज ये वाले पैरामीटर्स दिए होते हो, अगर अपन को वहाँ से R2 का वैल्यू पूछा होता तो देखिए R2 का वैल्यू अलग आ जाएगा, डेफिनेटली अलग आएगा। तो मुझे एक बात बोल, XM का वैल्यू आप निकाल लिए होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वही से XM निकल गया था। और सपोज अगर मुझे यहाँ से RBR का वैल्यू पता करना है, RBR का वैल्यू अगर पता करना है, RBR तो मतलब पता है मुझे कितना है, 1.1020 ऐसा कुछ है, बिल्कुल हाँ कितना है 1.1020, और वहाँ से मुझे R2 का वैल्यू, क्योंकि इसके पहले R2 का वैल्यू कितना आया था, R2 का जो वैल्यू आप निकाले थे,
R2 का वैल्यू निकाला ही नहीं आपने, यहाँ से निकालोगे तो अलग आ जाएगा और वहाँ से निकालोगे तो अलग आएगा, वहाँ से देखते कितना आ रहा है और यहाँ से देखते कितना आ रहा है। तो RBR का वैल्यू आपको पता है, देखिए फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन में बोल रहा हूँ, ठीक है। RBR का जो वैल्यू आपको जो दिया है, RBR का वैल्यू कितना दिया है आपको, दिस इज 1.1020 इज इक्वल्स टू R1 का वैल्यू कितना है 0.78 प्लस व्हाट, XM का वैल्यू निकाला है आपने, फाइंड किया था XM का वैल्यू, बिल्कुल 84.352 ओम, 84.352 ओम, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय X2 का स्क्वायर। अब X2 क्या होने वाला है आपके पास, कैपिटल X2 है, कैपिटल X2 मतलब क्या आप पता है, स्मॉल x2 प्लस व्हाट XM, स्मॉल x2 प्लस XM मतलब कितना 86.51 था, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है 86.51 ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि और x1 x2 दोनों तो सेम ही है, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो x1 ले लो या x2 ले लो, मतलब दोनों का वैल्यूज तो सेम ही है ना बस। तो 86.51 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 86.51 इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अलग एक्सप्रेशन बनेगी, अभी उसका R2 का वैल्यू देखना है, यहाँ से अलग आने वाला होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा मुझे और मुझे बताइएगा कितना है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे उसका वैल्यू कितना आने वाला है, मेरे पास कैल्सी है शायद, हाँ है, तो मैं वहाँ से उसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से जो उसका वैल्यू आएगा 1.1020 माइनस 0.78, ठीक है, दिस मल्टीप्लाई बाय 86.51 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 84.352 इसका स्क्वायर, 0.3386, कितना 0.3386 ओम। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस का वैल्यू जब मैं रिएक्टेंस को कंसिडर करूंगा तब XM को। और अगर नॉर्मल यहाँ से जाना चाहते तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली उसका वैल्यू कितना आता है 1.1020 इज इक्वल्स टू 0.78 प्लस व्हाट R2, जो R2 का वैल्यू आता है आपके पास, दिस वुड हैव बीन इक्वल्स टू 1.1020 माइनस 0.78, दिस विल बी 0.322, 1.1020 माइनस 0.78, 0.322, यहाँ से कितना आया 0.322, और यहाँ से कितना आया 0.3386, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वही डिफरेंस है कि जो आपका पूरा कैलकुलेशन और प्रोसेस बता देगा, क्योंकि कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस में अगर आ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आपको उतना पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जितना कि मैंने आपको बताया। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या कर देगा पता है, कभी कभी क्वेश्चंस में ये कर देगा कि डायरेक्टली बोल देगा क्या, वो बोलेगा कि अगर इसका इफेक्ट अगर निगलेक्ट करना है तो उसको बोल देगा कि x2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन व्हाट xm। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या, उसको यही कहना है कि XM को क्या कर दो निगलेक्ट कर दो। XM को निगलेक्ट करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला सर्किट के साथ आप जा सकते हो और आप आराम से उसका वैल्यू पता कर सकते हो, बहुत आसान बन जाएगा क्वेश्चन उस टाइप में। तो मैं उसी क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन को जो IAS में आया 2017 में सेम क्वेश्चन आया बिल्कुल, लेकिन उसको इसने निगलेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं अपन और उसका आंसर क्या आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए उसने सेम क्वेश्चन दिया है, बस उसने क्या है ना कि नो लोड टेस्ट का डेटा नहीं दिया है, बस ब्लॉक रोटर टेस्ट का डेटा दिया है। तो ठीक है, तो मैं नो लोड टेस्ट का डेटा रब कर देता हूँ और वो आगे देखिए उसने क्या बोला है, सेम पूरा का पूरा सेम बोला है। द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग पर फेज measured immediately after the block rotor test is 0.6 ohm. Calculate the starting torque if the motor is started with a direct online starter. Assuming x2 is very very less than xm. आपको अगर याद आ रहा है तो मैं इसके पहले जो समझाया था वो गलत समझाया था, बिल्कुल नहीं, मतलब कितना इंपॉर्टेंट बात बोला था मैं, बिल्कुल सही है। और ये पता है 2017 में IES में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं इसके लिए करा दिया क्योंकि आप बोलोगे सर इसका क्या लेना देना है, भाई आपके कंसेप्ट से रिलेवेंट है तो कर लेते बात, बहुत आसान है, आप तो मेरे हिसाब से सॉल्व भी कर दिए हुए, क्योंकि इसके पहले मैं पूरा डेटा एज इट इज उसका सॉल्व करके दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए मेरे पास आर ए सी का वैल्यू क्या आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बिकम 0.6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1.2, तो दिस विल बिकम 0.8, ये रहेगा आर ए सी विच इज इक्वल्स टू व्हाट R1, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा देखिए मैं क्या क्या पता कर सकता हूँ, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट डेटा आपको क्या क्या फाइंड करना होता है। देखिए आपके पास जो डेटा दिया है, जो वो डेटा दिया है आपके पास 90 वोल्ट 35 एम्पियर एंड 1350 वाट, इस टाइप से दिया है आपके पास, ठीक है। अगर इस टाइप से दिया है तो देखिए, और उसने क्या बोला है x2 इज़ वेरी वेरी लेस देन xm, मतलब कि xm को निगलेक्ट करने के लिए बोला है उसने, ठीक है। इसका मतलब तो यही बनेगा, तो अगर उसको निगलेक्ट कर देंगे तो देखिए आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी, इस टाइप से बनेगी,
XM को निकले करके चल रहा हूँ मैं, उसने बोला है ना। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली पता है क्या है, निग्लेक्ट करना ऐसा नहीं, ये बहुत छोटा वैल्यू तो उसको ऑब्वियसली उसका कुछ इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, तो उसको अपन निग्लेक्ट ही करेंगे फिर। दिस विल बिकम व्हाट j टाइम्स ऑफ x2, दिस विल बिकम r2, और ब्लॉक डॉट टेस्ट है तो इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, सो दिस विल बिकम j टाइम्स ऑफ x1 r2 डैश x2 डैश एंड दिस इज r1 डैश r1 ओनली v1 पर फेज, ठीक है। फिर यहाँ से अपन क्या फाइंड करेंगे, वैसे तो पूरी चीज़ें अपन फाइंड कर ही चुके हैं, तो RBR जो आएगा यहाँ से दिस विल बिकम R1 प्लस R2, XBR जो आएगा दैट विल बिकम व्हाट x1 प्लस x2, ठीक है। RBR का वैल्यू अपन इसके पहले जो निकाले थे वो कितना आया था, RBR इज इक्वल्स टू 1.1020 ओम इतना आया था, और ZBR का वैल्यू शायद मैं याद नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब याद ही नहीं आ रहा है मुझे, तो ठीक है मैं ZBR निकाल लेता हूँ यहाँ से, आसानी है। ZBR इज इक्वल्स टू V पर फेज डिवाइडेड बाय व्हाट I पर फेज, दिस इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय √3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 35, 4.4538, कितना 4.4538 ओम। तो XBR पे निकाल लेते हैं, XBR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ZBR का स्क्वायर माइनस RBR का स्क्वायर, तो ये जो आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट 4.4538 इसका स्क्वायर माइनस 1.1020 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो XBR का जो वैल्यू आएगा, XBR विल बी इक्वल्स टू 4.4538 माइनस इसका स्क्वायर माइनस 1.1020 स्क्वायर इसका स्क्वायर 4.315, दिस इज व्हाट 4.315 ओम, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ व्हाट ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस 4.315 करेक्ट, ठीक है। तो देखिए मेरे पास XBR R1 प्लस RBR आ गया, ZBR XBR सब कुछ आ गया। तो जिसने पूछा क्या है स्टार्टिंग टॉर्क पूछा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसे पता करोगे, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ I का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R2 बाय S मल्टीप्लाई बाय व्हाट ओमेगा। स्टार्टिंग के लिए S का वैल्यू 1 होगा, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है एट स्टार्टिंग S इज इक्वल्स टू 1, तो एक्सप्रेशन बनेगी दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय I स्टार्टिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय व्हाट ओमेगा S, इस टाइप से। तो IST कैसे निकालोगे फिर, IST इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको KVL अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने सर्किट निकाल के दिया था आपको, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू V पर फेज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर प्लस व्हाट x1 प्लस x2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एट स्टार्टिंग पे उसने बोला है, ठीक है, तो उसने पैरामीटर वगैरह कुछ दे दिए अपन को, बिल्कुल सही है। तो देखिए उसने रेटेड पैरामीटर दिए है, ठीक है। तो रेटेड पैरामीटर ये वाला वोल्टेज अपन को कंसिडर करना पड़ेगा 400 वोल्ट, बिल्कुल सही है, नहीं तो आप 90 वोल्ट कंसिडर करेंगे, अरे वो तो ब्लॉक रोटर टेस्ट के लिए दिया था, वो तो नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 400 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका अगर आप निकालोगे तो ZBR का वैल्यू का वही आएगा, दिस विल बिकम 4.4538 इस टाइप से आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 400 डिवाइडेड बाय 4.4538, ये आ जाएगा करंट 89.81 एम्पियर, कितना 89.81 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टार्टिंग करंट, किसका वैल्यू है, स्टार्टिंग करंट का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। कितने पोल का मोटर दिया, 4 पोल का मोटर दिया, बिल्कुल सही है, 58 फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1500 RPM उसका स्पीड आ जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग करंट कितना है आपके पास 89.81 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और रोटर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, रोटर रेजिस्टेंस तो आपके पास नहीं है, आपके पास RA से दिया है, बिल्कुल सही है, कितना है 7.78, तो R2 का वैल्यू आपने कितना निकाला था, R2 इज इक्वल्स टू 0.322 ओम इतना आया था, आपको याद आ रहा होगा। तो और जो दूसरे साइड से मैंने निकाला था इक्विवेलेंट सर्किट में XM का वैल्यू कंसिडर करके थोड़ा ज़्यादा आया था, उसका वैल्यू था 0.33682 ऐसा कुछ तो था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसका वैल्यू था 0.322 डिवाइडेड बाय ओमेगा, इसका वैल्यू क्या है 2 पाई, NS का वैल्यू कितना है 1500 RPM डिवाइडेड बाय 60,
ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए इसका वैल्यू किस टाइप से आने वाला है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.32 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1500 RPM, ये आ जाएगा 49.60 न्यूटन मीटर। कितना आ रहा है? दिस इज नथिंग बट 49.60 न्यूटन मीटर। यार आपके पास का स्टार्टिंग टॉर्क। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लड्डू टाइप का, उसमें सारी चीज़ें तो आपको दे रखी थी। इसके पहले अपन बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब यही क्वेश्चन सॉल्व किया था अच्छे से, तो उसमें अपन को वैल्यूज पता थी, इसके लिए थोड़ा जल्दी अपने निकाल लिया। वैसे अगर पता भी नहीं होती तो मेरे हिसाब से यहाँ से वैल्यूज पता करने के लिए ZBR तो आराम से निकाल लोगे, यहाँ से आप RBR निकाल लोगे रेजिस्टेंस और करंट को यूज़ करके, ठीक है। तो सिमिलरली वहाँ से XBR निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो यहाँ से देखिए मैंने XBR निकाल लिया, ठीक है। XBR पता चल गया, RBR पता चल गया, तो यहाँ से करंट निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप निकाल लिया करंट। जैसे भी करंट पता चल गया तो 3 टाइम्स ऑफ आई स्टार्टिंग का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। ओमेगा एस का वैल्यू पता ही है, NS का वैल्यू 1500 RPM होगा, वो तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है, जो नो लोड ब्लॉक रोटर टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला उसने, ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑन ए 3 फेज 40 किलोवाट 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्टार कनेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला, स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर गिव्स द फॉलोइंग टेस्ट। टेस्ट कौन सा कंडक्ट किया है? ब्लॉक रोटर टेस्ट। उसकी रीडिंग दिया उसने 200 वोल्ट 110 एम्पियर एंड पावर फैक्टर दिया उसने 0.4 लैगिंग। डिटरमाइन द स्टार्टिंग टॉर्क फॉर अ 3 फेज वोल्टेज ऑफ 380 वोल्ट एंड 45 हर्ट्ज। यहाँ पे वोल्टेज चेंज किया, फ्रीक्वेंसी भी उसने चेंज कर दी। इसके पहले फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी? 50 हर्ट्ज दी थी, और वोल्टेज कितना दिया था? 400 वोल्ट दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। निग्लेक्टिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट आई नॉट। आपको समझ में आ रहा है मैं कितना इंपॉर्टेंट बात बोला था उस टाइम पे, जो पहला एग्जांपल समझा के दिया था उस टाइम पे। XM को लेना है नहीं लेना है, उसने बोल ही दिया आई नॉट को निग्लेक्ट कर दो। आई नॉट अगर XM में जाता है तो अगर आई नॉट ही नहीं तो XM में आने का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। निग्लेक्टिंग द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड एज्यूम द स्टेटर एंड रोटर ओमिक लॉसेस टू बी इक्वल। बिल्कुल सही है भाई। तो देखिए सबसे सिंपल क्या करोगे आप, पहले पर फेज वोल्टेज निकालो, कितना दिया है पर फेज वोल्टेज, ठीक है। बाद में निकालेंगे पर फेज वोल्टेज। फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट देखिए क्या क्या मिल सकता है आपको, फ्रॉम ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। आपको देखिए नो लोड पावर पता है, करंट पता है, ये सब कुछ पता है। अब नो लोड पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ नो लोड, सॉरी ये नो लोड नहीं ब्लॉक रोटर है भाई, बिल्कुल सही है। ब्लॉक रोटर टेस्ट के पावर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IBL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट RBL, ठीक है। इस टाइम से या तुम उसको आर भी कह सकते हो, ठीक है। ब्लॉक रोटर टेस्ट BR भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पावर कितना दिया है उसने, दिया है कि पावर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। पहले मैं पावर निकाल लेता हूँ फिर। सो PBR इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL इंटू व्हाट कॉस ऑफ फाइल, ठीक है। BRI √3 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय BR का वैल्यू 110 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इस टाइप से है। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा देख लेते हैं। 110 मल्टीप्लाई बाय 200 एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय √3 15.242 किलोवाट, 15.242 किलोवाट। एक है आपके पास ब्लॉक रोटर पावर है, क्या है बेटा? ब्लॉक रोटर पावर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना होगा तो PBR इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ब्लॉक रोटर करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट R1 प्लस व्हाट R2 विच इज़ नथिंग बट RBR, ठीक है। इसको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। आपको वैसे समझ में आया होगा क्योंकि मैंने इसके पहले बताया आपको। 242 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय ब्लॉक रोटर करंट कितना दिया 110 एम्पियर, सो 110 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R1 प्लस R2, इस टाइप से। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 विल बी इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 110 का स्क्वायर 0.4198 ओम, ये आया उसका टोटल रेजिस्टेंस, ब्लॉक रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है।
अब अगर सपोज मुझे वहाँ पे ब्लॉक रोटर रिएक्टेंस और ब्लॉक रोटर इम्पिडेंस निकालना तो कैसे निकालोगे? वी नो डैट ZBR इज इक्वल्स टू VBR अपॉन व्हाट IBR, लेकिन ये कैसे होंगे? पर फेज होंगे, सारे पैरामीटर कैसे होंगे? पर फेज। VBR पर फेज मतलब 200 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय IBR कितना है? 110 एम्पियर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय √3 1.0497 ओहम। दिस इज नथिंग बट व्हाट ZBR। ये क्या होने वाला है आपके पास? ZBR का वैल्यू होने वाला, ठीक है। ब्लॉक रोटर इम्पिडेंस का वैल्यू कितना आ रहा है? 1.0497 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में भाई? बात करते हैं XBR के बारे में। XBR कैसे निकालोगे? XBR विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ZBR का स्क्वायर माइनस RBR का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 1.0497 का स्क्वायर माइनस 0.4198 इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 0.4198 इसका स्क्वायर। तो XBR का वैल्यू कितना है? 0.9621। अब ये जो XBR होता है, XBR में क्या क्या होता है? मैं अगर उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दूँ तो इक्विवेलेंट सर्किट देखिए कैसे आएगा उसका, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। R1, दिस इज X1, दिस इज R2, दिस इज X2, इस टाइप से, ठीक है। दिस इज J टाइम्स ऑफ X2, दिस इज R2। और ब्लॉक रोटर टेस्ट से तो बेटा S का वैल्यू 1 ही रहेगा। सो दिस इज J टाइम्स ऑफ X1, दिस इज R1, दिस इज व्हाट V पर फेज, इस टाइप से रहेगा। तो ये जो करंट जाएगी आपके पास कौन से जाएगा? ब्लॉक रोटर करंट। और ये कैसा का? पर फेज ब्लॉक रोटर वोल्टेज, इस टाइप से रहेगी। तो आपके पास जो RBR का वैल्यू आएगा, RBR इज इक्वल्स टू कैपिटल R1 प्लस व्हाट R2, ठीक है। और XBR का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट X1 प्लस X2। अब उसने क्या बोला है? रोटर रेजिस्टेंस कैसा है, मतलब रोटर ओमिक लॉसेस और स्टेटर ओमिक लॉसेस दोनों कैसे सेम। अगर ये दोनों सेम है तो मुझे एक बात बोलो, कैन आई से लाइक दिस दैट I1 स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर, रेफर टू द रोटर साइड है, ठीक है, स्टेटर साइड एक्चुअली, इस टाइप से। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या ये तीनों तो मतलब सेम ही करंट जा रही, तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो R1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट R2 डैश, इस टाइप से। वैसे उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कहीं पे अगर सपोज चांसेस है अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो मतलब आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। इन शॉर्ट XBR का वैल्यू कितना? 0.9621 ओम। XBR का वैल्यू कितना है? तो X1 इज इक्वल्स टू X2 अगर उसने पूछा तो दिस विल बिकम 0.9621 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका अगर वैल्यू उसने पूछा होता तो दिस वुड हैव बीन 0.4810। वैसे देखा जाए तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसने बोला क्या? उसने बोला कि यहाँ पे उसने कौन सी वोल्टेज लगाई है? 380 वोल्ट लगाया ना शायद, 380 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगाई है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज लगाया वो कितना है? 380 वोल्ट एंड 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देखिए अपन को ऐड 50 हर्ट्ज पे जो XBR का वैल्यू आया था, कितना आया था? ऐड 50 हर्ट्ज XBR का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था? वो आया था 0.9621 ओम। तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, हेंस एक्चुअली एट 50 हर्ट्ज XBR is equals to 0.9621, then at 45 hertz XBR will be। तो देखिए अपन को एक बात पता है क्या? रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। हेंस XBR1 अपॉन व्हाट? XBR2। मैं इसको 1 नाम दे दिया हूँ और इसको 2 नाम दे दिया हूँ। दिस इज इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय व्हाट? F2। जो F2 का वैल्यू चाहिए, सो XBR2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन F1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? XBR1, इस टाइप से। तो इनके वैल्यूज अगर मैं देखूँ तो देखिए XBR2 का वैल्यू क्या आ जाए? XBR2 इज इक्वल्स टू F2 का वैल्यू 45, दिस इज 50 मल्टीप्लाई बाय XBR1 का वैल्यू कितना है आपके पास? XBR1 इज 0.962 ओम। इसका जो वैल्यू बनेगा आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 50, 0.8659, कितना आ रहा है? 0.8659। दिस इज नथिंग बट व्हाट? XBR2। और उसने क्या बोला है? जब यहाँ पे उसने 380 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट किया होगा तो उस टाइम पे स्टार्टिंग टॉर्क ना
डिटरमाइन द स्टार्टिंग टॉर्क, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पहले बात कर लेते हैं कहाँ पे स्टार्टिंग करंट कितना आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क देखिए, रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। आरबीआर एट 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ रिएक्टेंस चेंज होगा, तो उस अपन बात कर लेंगे क्या 380 वोल्ट पे देखिए करंट कितना आएगा। सो एट 380 वोल्ट IST will be equals to V1 per phase upon R1 plus R2 इसका स्क्वायर प्लस वाट X1 प्लस X2 इसका स्क्वायर। अभी X1 प्लस X2 कौन से रहेंगे, सेकंड केस के 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। V1 पर फेज का वैल्यू कितना दिया है 380 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना निकाला था आपने, उसका वैल्यू आया था R1 प्लस R2 का 0.4198। सो दिस इज 0.4198 इसका स्क्वायर प्लस X1 का वैल्यू X1 प्लस X2 XBR2 कितना है 0.8659, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग करंट आएगा उसका वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, इसका वैल्यू आ जाएगा 227.985 227.985 एम्पियर। ये रहेगा आपके पास क्या स्टार्टिंग करंट, ये क्या रहेगा आपके पास स्टार्टिंग करंट रहेगा, ठीक है। अब हाँ पूछा क्या अपन को स्टार्टिंग टॉर्क, हेंस स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IST का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय ओमेगा S। स्टार्टिंग पर स्लिप तो 1 ही होगी, बिल्कुल सही है। सो और मोटर कितने पोल का दिया है आपके पास, 6 पोल का मोटर दिया है, तो ठीक है। तो NS का वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। वैसे और 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो 120F अपॉन C इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 6। दिस विल बिकम व्हाट 20 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 900 RPM। NS का वैल्यू कितना आ गया 900 RPM आ गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं डेफिनेटली, इसके लिए मैं उसको ड्रॉ फाइंड करके दिया, अदरवाइज मैं ऐसे ही यूज़ कर लेता उसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो बनेगा आपके पास दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय स्टार्टिंग करंट का वैल्यू 227.98 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 का वैल्यू कितना है, R1 और R2 इन दोनों के वैल्यूज तो सेम ही है। तो R1 और R2 के वैल्यूज के बारे में कुछ बात की थी मैं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए ये कितना बनेगा, इसको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ R1 इज इक्वल्स टू R2 डैश, ठीक है, लिख लिया तो भी चलेगा 0.4198 डिवाइडेड बाय 2 0.2099 इस टाइप से 0.2099, तो 0.2099 दिस इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय 60। दिस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 227.98 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 900 347.26 दिस इज 347.26 न्यूटन मीटर। ये रहेगा आपके पास क्या स्टार्टिंग टॉर्क, ये क्या रहेगा आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इसमें एक अच्छा पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो उसने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया था और वोल्टेज भी चेंज कर दिया था। अगर उसने फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग कंडीशन में इसके पहले जो कंडीशंस थी वो बदल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ रिएक्टेंस चेंज होगा। इसके लिए मैंने सिर्फ रिएक्टेंस चेंज किया। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है सिंक्रोनस स्पीड। NS इज इक्वल टू 120F/P। इतना समझ में आ रहा है। तो ये सारी बातें बहुत आसान है और इस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में।